हम्म। शुरू करिए। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा था कि कई दशकों में खाद्य सुरक्षा दुनिया भर में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। मतलब फूड सिक्योरिटी एक जी जी। बड़ा चैलेंज जो के रूप में उभरा है दुनिया भर में, जिसमें अफ्रीका और कई से गरीब देश भी सफर कर रहे हैं। जी तो हम ये जानना चाहते हैं कि भी क्या क्यों ऐसी फूड सिक्योरिटी क्यों हो रही है, और इसमें भारत का क्या रैंक है, भारत की क्या स्थिति है, और भारत ने अपने अंदर जो फूड सिक्योरिटी थी उसको सही करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए, और आगे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए थे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन ये जानना चाहेंगे कि फूड सिक्योरिटी से आप समझते क्या हो, फूड सिक्योरिटी किसको कहते हैं। जी। तो कोई बताएगा तो अभी बताएं। जी ऋषि भाई आप बताइए। जी। देखिए, फूड सिक्योरिटी सुरक्षा के मामले में तो हम बहुत सारी मतलब ये बता सकते हैं, लेकिन हम एफएओ की जो संस्था है उसकी मैं परिभाषा बताता हूँ। उसने खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या बताया है। उन्होंने बताया कि विश्व के सभी लोगों को उचित पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता निरंतर सुनिश्चित करना ही खाद्य सुरक्षा कहलाती है। जिसमें उन्होंने दो तीन आयाम शामिल किए कि इसमें क्या होना चाहिए सभी लोगों को, ना कि किसी टारगेटेड लोगों के पास, और उचित और पोषण युक्त। इसमें ना कि केवल हम जैसे कि भारत में देखते हैं कि कहीं गेहूं है, चावल है, लेकिन दाल की उपलब्धता नहीं है। तो वैसे ना होकर जितनी स्वस्थ मानव को जो चाहिए, जो पोषण युक्त भोजन, वो सारे उपलब्ध होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें निरंतर मिलनी चाहिए, निरंतरता रहनी चाहिए, ना कि कुछ साल में हम खाद्य उपलब्ध करा पाए और कुछ दिन में हम्म। खाद्य उपलब्ध नहीं करा पाए, बल्कि निरंतर होनी चाहिए। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे एक स्वस्थ और क्रियाशील जीवन जीने के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त जो भोजन है, वो सभी लोगों तक पहुंच होना चाहिए और दीर्घकालिक के लिए सुनिश्चित होना चाहिए, ना कि अल्पकाल के लिए। ठीक है। तो इसके लिए मैं और थोड़ा इसमें इलेबोरेट करना चाहूंगा। तो इसको ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि पोषक तत्व होना चाहिए, तो ऐसे पोषक तत्व होने चाहिए जो ना केवल क्रियाशील आदमी को बने, बल्कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए रहना चाहिए। जैसे हम केवल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो हमको क्रियाशील तो बना देगी काम करने के लिए, लेकिन केवल स्वस्थ रहने के लिए काफी नहीं है। तो दूसरी बात कि फूड सिक्योरिटी में ऐसा रहना चाहिए कि केवल जैसे कभी कभी क्या होता है लोगों के पास कि आर्थिक स्थिति सही रहती है, लेकिन भोजन की उपलब्धता ना हो पाए, खाद्य ना मिल पाए, तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए चुनौती है। कभी कभी होता है कि भौतिक सामान तो उपलब्ध है, लेकिन पैसे नहीं है, तो ये दोनों चीजें समान रहनी चाहिए। और दूसरी बात की इसमें चयनात्मक नहीं रहता है, ये सभी के लिए उपलब्ध है। ठीक है। और चौथी बात इसमें ये है कि एकदम निरंतरता रहनी चाहिए, सभी लोगों के लिए हर समय सुनिश्चित होना चाहिए सामान। एक अल्पकालिक ये अस्थायी मुद्दा नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक मुद्दा है जो हमेशा के लिए निरंतर पर्याप्त रहना चाहिए। जी भाई। तो देखो, फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है उसमें 5 की पॉइंट्स आते हैं। पहले अवेलेबिलिटी, मतलब उपलब्धता, कि सब जगह जी उपलब्ध होना चाहिए खाना। दूसरा जी। जी एक्सेसिबिलिटी, मतलब हर कोई एक्सेस कर पाए, उसके बाद इतना सामर्थ्य हो, उसके पास इतना पैसे हो कि वो खाने को एक्सेस कर पाए। तीसरा जी यूटिलाइजेशन, मतलब जो खाना वो खा रहा है वो सेफ जी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उस खाने को बनाने में हाइजीन मेंटेन किया गया हो, और वो खाना जी न्यूट्रिशन प्रदान करे। तीसरा स्टेबिलिटी, कि खाना निरंतर रहे हर मौसम में, कभी जी किसी मौसम में नहीं रहा, कभी किसी मौसम में रहा। उसके कारण ये होते हैं कि जैसे वेदर चेंज होता है, या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती हैं, या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, उसके कारण खाना अनस्टेबल रहता है, मतलब फूड अनस्टेबल रहता है कई बार। तो फूड स्टेबिलिटी, यूटिलाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये चीजें आती हैं फूड सिक्योरिटी में। जी जी। जी भाई। तो अगला क्वेश्चन ऐसे मैं पूछना चाहता हूँ कि
विश्व भर में क्या स्थिति है फूड सिक्योरिटी को लेकर? इतना भी आप जानते हैं बता दीजिए। कोई है, कोई और बताना चाहेगा? रॉकस्टार जी, कोई जी पीयूष जी, मत रक्षा जी, निशा जी, देखिए, कोई ये भी बताना डिस्कशन चाहे। ग्रुप है। कोई एक जी भाई। टीचर टीचर स्टूडेंट की क्लास नहीं है, बल्कि एक डिस्कशन ग्रुप है। कम से कम सभी लोग भागीदारी कुछ ना कुछ कीजिए इसमें। जी आप बताइए भाई कि विश्व भर में क्या स्थिति है फूड सिक्योरिटी को लेकर? ठीक। एक बार मैं और इसको थोड़ा सा ये करना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा के बारे में देखा कि इसमें क्या होना चाहिए कि पोषण युक्त खाना होना चाहिए, और आर्थिक और भौतिक दोनों पहुँच होना चाहिए। अगर आर्थिक पहुँच सही है तो सामान की उपलब्धता होनी चाहिए, और सामान की उपलब्धता है तो आर्थिक की स्थिति सही होनी चाहिए खरीदने के लिए। तीसरी बात की निरंतरता इसमें रहनी चाहिए। ठीक है। तो विश्व भर में हम अगर देखते हैं तो शायद ये कहना सही नहीं होगा कि विश्व भर में चुनौती नहीं है, लेकिन हम ये पाते हैं कि विश्व के कुछ क्षेत्रों में तक ही ज़्यादा सीमित है। तो इसका सबसे बड़ा कारण अगर देखें हम कि फूड सिक्योरिटी आखिर ये समस्या क्यों बनी है, जबकि ये ऐसा देशों में भी बनी हुई है जहाँ संसाधन युक्त है। जैसे भारत जैसे देश में जहाँ कृषि अर्थव्यवस्था इतनी आगे है, वहाँ खाद्य सुरक्षा क्यों है? खाद्य सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों नहीं लोगों को उपलब्ध हो पाया? और दूसरी बात कि अफ्रीका जैसे कंट्री में, तो इसका परिणाम इतिहास में ही छिपा हुआ है। हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश का कॉलोनाइज जो हुआ, उन्होंने कृषि अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचाया, जो आज तक उससे पीड़ित उभर नहीं पाया। जैसे भारत की स्थिति देखें तो ब्रिटिश द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था को इतना निचोड़ लिया गया कि ये समस्या बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में जो क्या बोलते हैं, अ, जो देश में जो हमारी राजनीति शुरू हुई, तो शायद हम इसको विफलता अभी तक मानते हैं कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाया। चाहे वो भूमि सुधार के माध्यम से हो, कृषि सुधार के माध्यम से हो, भुखमरी गरीबी किसी चीज पे मतलब अभी तक वो चलता है। और सबसे बड़ी समस्या इसलिए है कि आज तो विभिन्न देशों में जहाँ अब विकासशील देश है, वहाँ उनकी सबसे बड़ी कृषि की निर्भरता है जलवायु पर, मौसम पर निर्भर है। मौसमी, अगर मौसम खराब होता है तो उनकी कृषि पर प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण से मैं इसलिए चुनौती इसको मानता हूँ कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हो पाई है, और उनकी नीति पॉलिसी वगैरह, जैसे कि अगर हम भारत में देखें तो भारत में अभी भी लगभग 55% कृषि जो है वो निर्भर है जलवायु पर, मौसम पर, मतलब मानसून पे। मानसून आएगी तो अच्छी होगी, मानसून गलत होगी तो कृषि अर्थव्यवस्था खराब होगी, जबकि हमको सिंचाई की व्यवस्था करके उसको बनाना चाहिए। तो इसी विफलता के कारण देख रहे हैं कि विभिन्न सारे देश में खाद्य सुरक्षा बनी हुई है। जी भाई, सही बताया आपने। देखो भाई, जैसे वॉर्स होते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस क्या, जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग है, और जो डेब्ट चैलेंज है, मतलब जो कर्ज जी में फंस जाते हैं कई कंट्रीज, और कई से कारण है। पॉपुलेशन है, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण है, प्राइस हाई है, जी इंस्टेबिलिटी है। ये कई से कारण है जी फूड सिक्योरिटी के, फूड कम होने के विश्व भर में। हमारा जो जी। 17 SDG है या फिर 18 है? 17 है ना भाई? 17 बोलिए। हाँ, 17 SDG में जो SDG सेकंड है, वो उसका गोल यही है कि हंगर को मिटाना, एंडिंग हंगर, और इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रोमोटिंग जी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ऐसा एग्रीकल्चर जो कुछ समय तक नहीं, हमें के लिए क्या बोलते हैं, बढ़िया प्रोडक्शन दे। तो विश्व भर जी में 2023 का जो डाटा है, ये डाटा मैंने UN और WTO से नहीं, वर्ल्ड बैंक से लिया है। उसमें ऐसे है कि लगभग 700 से 800 मिलियन लोग 2023 में फूड इनसिक्योरिटी जी से ग्रसित हैं, जिसमें जी अधिकतर भाग, 50% के आसपास भाग सिर्फ अफ्रीका से आता है। और अफ्रीका में भी जो सबसे ज्यादा प्रभावित कंट्री है, वो DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऐसे है। अब अगर अपन देखें कि जो मेजर फूड एक्सपोर्टर्स हैं, सॉरी मेजर फूड जो प्रोड्यूसर्स हैं, उसमें पहले नंबर पे आता है चाइना, दूसरे नंबर पे आता है इंडिया,
तीसरे नंबर पे आता है यूएसए, चौथे नंबर पे आता है ब्राजील और 5 पे आता है रशिया। मतलब इंडिया दूसरे सेकंड लार्जेस्ट है फूड प्रोडक्शन में, जिसमें व्हीट और राइस मेजर है। पर जी जब अपन देखते हैं मेजर फूड एक्सपोर्टर्स में, तो पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे जर्मनी, तीसरे पे यूके, चौथे पे चाइना, 5 पे भी फ्रांस। भारत की अगर कंडीशन देखें तो 2021 में भारत रैंक 9 पे था, और आज 2023 में 2023 के डेटा में भारत 14वीं रैंक पे है। मतलब प्रोड्यूसर में तो भारत बहुत आगे है, पर एक्सपोर्टर्स में पीछे हो जाता है। ये बात है भाई। जी जी। मैं तो इसमें जी बताइए। जी बोलिए भाई आप। हेलो। ठीक है, इसमें आपकी देखो मैं बात थोड़ा सा। एक और पॉइंट ऐड करूं। जी जो राइस प्रोडक्शन है, जो राइस एक्सपोर्ट होता है, उसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है, और जो व्हीट एक्सपोर्ट होता है उसमें इंडिया 8th नंबर पे आता है। ये डेटा मैंने इकट्ठा किया था, इसलिए। जी। तो ये जो भारत में जो स्थिति आपने बताया था, तो इसकी सबसे बड़ी समस्या मतलब हम भुखमरी के रूप में देख सकते हैं। तो जो ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट जो लागू होता है, जो रिपोर्ट जारी होता है, तो उसमें 2023 में जो रिपोर्ट जारी हुआ था, तो मैंने भी इसको देखा कि इसमें 125 देश हैं, जिसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त है। सोचिए, भारत से 110 हम्म देश नीचे है, जिसमें पाकिस्तान को देखे तो हमसे भी मतलब पहले आता है, हमसे अच्छी स्थिति है हम्म पाकिस्तान की, बांग्लादेश की। तो इसमें यही देखना पड़ेगा कि मतलब इसमें क्यों ऐसा हो रहा है हम लोगों को। तो इसमें तो पहले 4 संकेतक हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें शामिल होती है। इसमें ये अल्प पोषण को शामिल किया जाता है कि अपर्याप्त कैलोरी जी भाई। सेवन करने वाली जनसंख्या कितनी है। चाइल्ड वेस्टिंग को हम देख सकते हैं कि 5 वर्ष के हम्म कम उम्र बच्चों का अनुपात और उनकी लंबाई के कम है। चाइल्ड स्टंटिंग को देख सकते हैं, बाल मृत्यु दर देख सकते हैं। तो ये हम्म मतलब ये रिपोर्ट दिल दहला देने वाली सही में वाकई है, लेकिन पूर्णतः इसको मानना भी सही नहीं है। भारत एक ऐसा देश है कि हम्म जो इस पर क्लेम किया था कि इसको मानना सही नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी इसका समस्या ये थी कि इसको सरकार ने बताया कि ये केवल बाल केंद्रित दिखाया गया इस रिपोर्ट में, कि जहां भी देखिए हर चीज बच्चे को लेकर, जबकि भारत इतनी विविधता देश है जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो केवल एक बच्चों को आधार, जिसमें 3 मानदंड तो केवल बच्चों के लिए है, इसको बच्चों को लेकर आप कैसे ऐसे कह सकते हैं। और दूसरी बात की, आपने जो सैंपल जो इसको कलेक्ट किया है, वो बस 3,000 जनसंख्या को लेकर आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया है। वेस्टिंग दर जो दिखा रहे हैं आप 18.7% है, वो भारत में 7.2, भारत द्वारा जो रिपोर्ट अपने से लागू किया गया उसमें 7.2 है। दूसरी बात की कि इसमें केवल आप भूख से जुड़े मुद्दे दिखा रहे हैं। बाल मृत्यु दर, जीआई संकेतों में सीधे जो चीज है केवल भूख से दिखा रहे हैं, जबकि बहुमुखी कारण से हो सकता है ना। जैसे बाल मृत्यु दर आपने दिखाया कितना परसेंट है, तो एक कारण से थोड़ा हो सकता है कि चिकित्सीय कारण तो हो सकता है, किसी उसको जन्मजात प्रॉब्लम, आप भूख से कैसे दिखा सकते हैं। तो यही रिपोर्ट की मतलब इसमें कि भारत जो इस पर पूर्णतः बिलीव नहीं करता है, इसको नहीं मानता है। और दूसरी बात की मैं ये बताऊंगा कि आपने जो पूछा ये सवाल, कि बताया कि जो सवाल कि भारत इतने ज्यादा उत्पादक है, दूसरे हर कोई किसी चीज में या तो प्रथम आता है, ये तो चाइना के बाद आता है। तो फिर भी खाद्य सुरक्षा को लागू करने में सफल नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा मुद्दा मानूंगा कि भारत में कृषि की अभी क्या बोलते हैं, कृषि कम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चीजें लोगों तक पहुंच नहीं हो पा रही है, भ्रष्टाचार में। पीडीएस प्रणाली को देखें तो भारत सही माध्यम में पीडीएस को लागू नहीं कर पा रहा है। सभी सभी लोगों तक समान वितरण, सबसे मेन चीज है वितरण। जब तक वितरण को सही नहीं बनाएंगे, ये सही नहीं हो पाएगा। दूसरी बात की बहुत ऐसी चीज है कि जो उत्पादन तो बहुत बड़े स्तर पर हो रही है, लेकिन फिर भी उसको हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ी कारण है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है। जो बड़े बड़े खाद्यान्न जो ज्यादा उत्पादन हो रहे हैं, चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, ये वेस्ट हो जा रहा है। इसको रखने के लिए हम सिलोस वगैरह या फिर जो ठंडी जी भाई। गृह होती है उसको हम नहीं बना पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही तो पड़ी हुई है। और दूसरी बात की हम ये नहीं कह सकते कि भारत सही में वाकई बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहा है, जबकि भारत की क्षमता भी बहुत उच्च स्तर की है, भारत अभी इससे ज्यादा उत्पादन कर सकता है। इसका ये समस्या है कि पहली बार भूमि सुधार सही से नहीं हो पाया, कृषि योग्य जो भूमि है वो सही से वितरण नहीं हो पाया। दूसरी समस्या कि वितरण आखिर हो भी गया है, तो 55% जो कृषि जनसंख्या अभी भी सिंचाई से नहीं बल्कि जलवायु पर, मानसून पर निर्भर है कि मानसून अच्छी होगी तो फसल होगी। 45% की कृषि योग्य भूमि जो हम्म है
जो सिंचाई के माध्यम से सफल हो पाई है। सरकार की ये नीति मैं सीधे विफल मानता हूँ, उन्होंने सिंचाई व्यवस्था को नहीं सुधारा है। तो तीसरी बात की जो केवल हम लोग एमएसपी देकर, जो चाहे कुछ भी देकर केवल हम गेहूं और चावल जैसे उत्पाद ये को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि दाल वगैरह जितने भी प्रोटीन युक्त सामान है इसको हम लोग पीछे कर दिए हैं। तो तीन समस्या ये सीधे उभर के आ रही है, तो भारत इसीलिए खाद्य सुरक्षा को सही से लागू नहीं कर पा रहा है। जी भाई, देखो जैसे आपने बात करी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जी उसमें भारत की रैंक 111वीं आई है। पर अगर अपन जी जी पाकिस्तान को देखते हैं तो उसकी 102 है। श्रीलंका को देखते हैं उसकी 60 रैंक है। बांग्लादेश की जी 81 है, नेपाल की 69 है। जब अपन हम्म, देखते हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत हमसे भी खराब है, फिर बिल्कुल। भी भारत की रैंक उनसे पीछे है। तो ये जो रिपोर्ट है, इस पे अपन शायद विश्वास करें या ना करें, ये समस्या खड़ी होती है भाई। जी तो जी तो मैंने तो ये तो बिल्कुल आपको बताया ही था कि जो रिपोर्ट लागू हुई थी सही, भारत इसको सीधे नकार देता है और सीधे इसको मुद्दा बना दिया। मैंने इसको पॉइंट भी रखा था कि क्यों इसको नकारा। एक तो बाल केंद्रित बताया, हर चीज में बच्चों को लिया जा रहा है। हम्म। और दूसरी बात की सैंपल बहुत कम कलेक्ट किया गया। भारत इतनी ज्यादा जनसंख्या वाली, अब कुछ कम उठाकर कुछ क्षेत्र के उठाकर सैंपल उस पर आप रिपोर्ट बना दीजिए, सीधे सही नहीं है। यही मेन कारण है इसका। तो इस हम्म। रिपोर्ट का अनुसार नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इससे दुराई नहीं हो सकता कि भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है जो खाद्य सुरक्षा भी नहीं हो पा रही, भुखमरी बहुत स्तर पे है। भारत में जनसंख्या पे एक नंबर आएगा अगर देखा जाए तो। मतलब जी। प्रतिशत में कम आ जाए बाकी देशों से, लेकिन जनसंख्या में कम आए। कोई जी और रॉकस्टार हो जी, आप कुछ मैं बोलना चाह रहे हैं? जी, मेरा मतलब जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्शन में जो हमारे मतलब जलवायु के अकॉर्डिंगली, तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो भिंड मुरैना वाला जो एरिया है, तो मेरे माइंड क्वेश्चन आया है। तो इन्होंने बोला कि इनको अपन मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम ठीक कैसे करते हैं। जैसे हमारे यहाँ चंबल वाला एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब खड्ड का निर्माण होता है, तो वहां पे भी मतलब कहते हैं ना कृषि की बहुत प्रॉब्लम है। तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा। जी जवाब देना इसका। जी, मेरा क्वेश्चन ये था। जी तो मैंने इसको तो पहले ही कुछ पॉइंट में रख दिया था कि भारत में कृषि की समस्या है। तो पहली बात तो मानसून पर निर्भर है, तो मानसून की निर्भरता कम करनी पड़ेगी। अगर हम मानसून तो पे केवल कैसे कर निर्भर सकते हैं? रहते हैं। जी तो मैं बता रहा हूँ 2 मिनट दीजिए। मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए, मानसून आखिर है क्या? जल की उपलब्धता हमको कराती है। भारत में कहीं भी क्षेत्र, एक जगह देखते हैं तो सूखा क्षेत्र है, एक जगह देखते हैं बाढ़ वाली क्षेत्र है। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था को बेहतर लागू करके, जहाँ बाढ़ वाली क्षेत्र है वहां से नहरों का विकास करके हम पहली बार पानी पहुंचा देंगे। इससे क्या होगा कि पहली बार पानी की समस्या हल हो गया। ठीक है। दूसरी बात की हमारे यहाँ किसान जो है वो थोड़ा सा मतलब अशिक्षित रूप में है। उनको सही से गाइडेंस दिया जाए कि कौन से मिट्टी पे कौन चीज उत्पादन सही करना सही रहेगा, और किस क्षेत्र की, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि बाजार में किस चीज की मांग है, उस हिसाब से अगर हम किसी चीज को रोकते हैं, मतलब उसको बोए, तो आपको फायदा हो सकती है। तो इसके अनुरूप ढलना नहीं तो, अगर बिहार से जी भाई। क्षेत्रों में देखें तो केवल चावल गेहूं पर निर्भर है। जबकि एक ये इकोनॉमी का रूल है कि कोई अतिरिक्त जब हो जाता है ना एक सीमा से ज्यादा, तो उसका मूल्य ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो उससे कृषि का फायदा हुआ नहीं, कृषि बेकार नहीं हुआ। तो इसलिए हमको एक निश्चित सबको एक में जोड़ना पड़ेगा। सबको बेहतर ढंग से नॉलेज देना पड़ेगा कि कहाँ का बाजार किस चीज की आवश्यकता है, उस अनुरूप रोपा जाए, उसको शिक्षित बनाया जाए किसानों को। 2 चीज हो गया। तो तीसरी बात की भारत में भूमि सुधार अभी भी पिछड़ा हुआ है। बिना भूमि सुधार को हम कृषि उत्पादक को हम उत्पादन तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी कृषि क्षेत्र है, लेकिन उत्पादकता नहीं बढ़ा पाएंगे। बाकी क्षेत्र जैसे अमेरिका वगैरह देखिए, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ज्यादा है। तो भूमि सुधार के माध्यम से जो छोटे खेत हैं उसको हमको बेहतर बनाना पड़ेगा। छोटे खेत का आकार, जैसे भारत में आपने देखा होगा कि निरंतर 2014 निरंतर हमारी खेतों की जो आकार है वो गिरती चली गई। तो हमको खेतों के आकार बढ़ाना पड़ेगा जिससे उत्पादकता बढ़ पाए। ये 3 चीज हो गए। तो जी मैंने भाई। बताया कि भूमि सुधार के माध्यम से होगा। और तीसरी बात, दो। हमको बाजार को बेहतर बनाना पड़ेगा। पीडीएस के माध्यम से हमको, पीडीएस बोल रहे हैं, एमएसपी सही से देकर हमको एक निरंतर बाजार विकसित करना पड़ेगा कि कहाँ से सामान उठाए कहाँ से बेचे, तभी जाकर कृषि अर्थव्यवस्था फैलेगी।
जी भाई देखो, जैसे रोस्टा जी ने बताया कि भारत का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। कभी तेज बारिश होती है, कभी बारिश की कमी हो जाती है, जिससे फसल खराब हो जाती है। जैसे आपने बताया कि किसानों को शिक्षा देनी चाहिए। जैसे आज अपन अगर देखते हैं, हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं, वहाँ पे वो जी ओवर इरिगेशन कर देते हैं, ज्यादा पानी जी दे देते हैं, जिससे वो चावल उगाने की कोशिश करते हैं, पैसे क्योंकि चावल पे एमएसपी ज्यादा है, तो जी जी उससे जो उनकी जमीन है, जो खेत है, उसमें लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में वो उस खेत पर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस समस्या का हल कैसे करें भाई? जी जी, फिर से एक बार बताइए। मैंने बोला भाई कि किसान अशिक्षित हैं, इस कारण जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं वो ओवर इरिगेशन कर देते हैं, ज्यादा पानी दे देते हैं। जी तो वो भी एक समस्या है लैंड डिग्रेडेशन की, भूमि क्षरण की। तो जी, उस समस्या को कैसे अपन सही करें? कोई है, बताइए कोई कैसे सही कर। देखिए, पहली भूमि बात तो जल का जो भूमि जो, जी बोलिए अंडर कृष्णा जी। ग्राउंड वाटर का कम उपयोग। आप मतलब जो बारिश हो रहा है वहाँ पे, बारिश से वहाँ पे तालाब बनाकर तालाब से सिंचाई करना ज़्यादा वहाँ पे कारगर हो सकता है। भूमि जल का कम जी उपयोग। जी ऋषु भाई। जी, तो अब इसका तो मतलब परफेक्ट मतलब कुछ हमको ये टेक्निकल चीज नहीं मालूम है कैसे भूमि को जो निम्नीकरण हो चुकी है उसको सही किया जाए। लेकिन इतना जानते हैं कि एक पर्यावरण की जो क्षति जो होती है वो खुद में समायोजित करने की क्षमता होती है। तो उसके लिए हमको अब सही बात है कि भूमिगत जल को कम उपयोग करना पड़ेगा। और जो एनएफएस क्या बोलते हैं उसको, पोटेशियम के और फास्फोरस की जो मात्रा जो है, तो उसको जैसे 1:1:4 करके ऐसे कुछ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, उसी अनुपात में उसको देना पड़ेगा। अब हम ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में हम ज्यादा देते हैं जिससे भूमि क्षरण हो रहा है, तो इसको हमको सबसे पहले कम करना पड़ेगा। अब दूसरी बात की हम सरकार को एक नियम कानून लगाना पड़ेगा बढ़िया से, जैसे कि एक एमएसपी केवल हमको गेहूं और चावल पर ज्यादा देकर उसको ये नहीं करना पड़ेगा जिससे ज्यादा उत्पादन हो। हमको मोटे अनाज पर ध्यान देना पड़ेगा कि मोटे अनाज कम से कम, जैसे दलहन हो गया, तो ये मृदा के अनुकूल होते हैं, हर जी जगह एक भाई। जैसे नहीं होते, तो इनको भी हम्म। बढ़ावा देना पड़ेगा हमको। नहीं तो हम केवल जैसे कि वहाँ का है कि किसी भी जो एक संगठन है लड़कर कानून को उल्लंघन करके नहीं नहीं हम कानून नहीं मानेंगे, एमएसपी के चक्कर में कानून हटवा देते हैं। इस पे मतलब सरकार को बेहतर ध्यान देना पड़ेगा कैसे हम उसको ये करें। जी निशा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी निशा जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे अपन अभी बात कर ही रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है भारत में। तो जैसे आपने एक बात करी कि किसान अशिक्षित है, क्लाइमेट चेंजेस है, क्लाइमेट की अनियमितता जो है, और जैसे हमें पता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर पाते खाने को। तो उनके लिए क्या करना चाहिए गरीबों के लिए? दूसरा जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, जैसे अपन विदेशों से खाना मंगाते थे, पर आजकल जो क्या बोलते हैं वॉर हो रहे हैं, उस कारण जो अपन चीजें मंगाते थे वो भी रुक जाती हैं बीच में। तो ये दो बातें, ठीक इनका आप बताइए ऋषु भाई। ठीक। सब देखिए, भारत में मैंने सबसे पहले ये पॉइंट रखा था कि सबसे पहले कृषि उत्पादन को उत्पादकता को बढ़ावा बढ़ावा देना चाहिए। इस बढ़ावा देने के लिए दो तीन चीज था कि भूमि सुधार करना चाहिए। भूमि सुधार के किसानों को शिक्षित किया जाना चाहिए किस चीज की मांग है। तीसरी बात की मोटे फसल को बढ़ावा देना चाहिए। जो विदेशों में आज जैसे कि बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इन लोग आकर्षण सभी लोगों का बढ़ रहा है कि स्वास्थ्य के अनुकूल माना जाए, इनको ही बढ़ावा देना चाहिए। जैसे ही ये उत्पादन होता है फिर भी हम देखते हैं किसान की आत्महत्या होती है। इसका सबसे बड़ी कारण ये हो रही है कि किसान को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो हमको उत्पादकता को बढ़ावा देना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ देखना चाहिए जो उत्पादकता बढ़ रही है फिर भी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा विकृत बाजार है।
बाजार विकृत हो चुकी है, सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हमको ये बेहतर ढंग से एमएसपी को बेहतर ढंग से लागू करना होगा। किसानों को सुरक्षा देना पड़ेगा फसल बीमा के माध्यम से कि आपकी जो उत्पादन हो रही है उस पे आपको सुरक्षा गारंटी मिलेगी, आपकी जो सामान उत्पादन हो रही है उस पर बेहतर मूल्य मिलेगा। तो इस हिसाब से किसान भी सही रहेंगे और उत्पादकता भी बढ़ेगी, जो भारत में आकार हुई है। अब दूसरी बात की जो ये आयात निर्यात जो बिगड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा मतलब मेन कारण मैं मानूंगा विकसित देशों की राजनीति। विकसित देश चाहते हैं कि हमारा ही इस पे एक अधिकार बना रहे, किसी आयात पर और निर्यात पर। ये बहुत मेन मुख्य कारण होती है। तो भारत को इसको सुधार करने में सबसे पहले कि अपनी विदेश नीति के माध्यम से इसको सुधार करना होगा, दर्शाना होगा कि मतलब भारत की सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि यूरोपीय देश है, वो सबसे सामान की मूल्य से ज्यादा वो प्रभावित होते हैं सामान की गुणवत्ता से। भारत में यही कमी रही है कि भारत में विभिन्न चीजों की उत्पादकता बेहतर ढंग से हुई है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता होती है। जैसे उसमें आम पे रोक लगाया था कि भारत दूसरे तरीके से पका कर देता है, तो भारत में इस पे ध्यान देना चाहिए। इस अगर ये सुधर जाए तो भारत की जो जितने भी सामान है वो विदेशों में फैल सकती है। तो सबसे पहले भारत को क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। तो क्वालिटी पर ध्यान देने का सबसे मुख्य कारण है कि भारत में जो कृषि उत्पादन चाहे जितने भी फल सब्जी उत्पादन हो रही है, उनके रखने की व्यवस्था सही से नहीं हो रही है। अगर वो सही ढंग से रख लें तो कम समय में हम बेहतर ढंग से अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं। तो इसको भी बेहतर करना पड़ेगा। जैसे भाई अभी आपने क्वालिटी की बात करी है, तो जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, या जो जीएम सीड्स का जो कंसेप्ट है, उसमें ऐसा कि ऐसे बीज बनाए जाते हैं जिनसे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, पर वो उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वो बाद में जाके भूमि क्षरण कर देते हैं, या जो खाना होता है उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कम हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये जो जीएम सीड्स और जो ग्रीन रेवोल्यूशन था हमारा, वो हमारे लिए सही था, या आगे जाके नुकसानदायक साबित हो सकता है, या अभी भी हो रहा है थोड़ा बहुत? जी, तो इस पे मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में इतना नॉलेज है कि भारत की स्थिति उस समय बहुत बदतर थी। खाना पहुंचाना लोगों की आवश्यकता थी, उसमें खाना की कमी बहुत ज्यादा थी। इसने हमारे देश को आधी भुखमरी ऐसे बिताया। इस कारण से हम अच्छा मानते हैं। बाकी रही जीएल सीड्स के बारे में आपने जो बोला, तो मैं मानता हूँ गुणवत्ता कम होती है, लेकिन अब इसके बारे में मुझे इससे ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो शायद सॉरी इसके लिए। चलिए, कोई बात बाकी नहीं। कोई हो तो बता दीजिए। देखो, जैसे भाई आप बार बार बात कर रहे हो कि स्टोरेज की, कि जैसे जी अपन देखते हैं प्याज के दाम कभी बढ़ जाते हैं तो कभी बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे टमाटर के पास अभी बहुत ज्यादा हाई हुए थे, अब जैसे नॉर्मल आ गए। तो भाई इसमें देखो दो फैक्टर आते हैं, एक तो स्टोरेज की कमी, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जैसे जी ऑयल प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, जो ओपेक कंट्रीज के द्वारा किए जाते हैं कई बार, तो वो भी हमें हमारे फूड सिक्योरिटी में, इनसिक्योरिटी में दिक्कत करते हैं। कि भी अगर ऑयल प्राइस ज्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगी, जिससे लोग कम अफोर्ड कर पाएंगे, कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे इसको, खाने को। जी। इस और सबसे बड़ी एक तो है कि आपने ट्रांसपोर्टेशन बता दिया, और जो मतलब ये है कि बताया आपने। सबसे बड़ी इसमें समस्या बाजार की भी है। जैसे कि जो एमएसपी पर जो सामान लिया जाता है, आड़तिया वगैरह, वो इस पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। किसी भी जैसे कोई ट्रक में बहुत दूर से माल लेके आया, लेकिन उसको माल समय पर नहीं लेना कि मेरा स्टॉक फुल हो गया, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, तो उनको कम दाम पे बेच के निकलना होता है। तो ये सब जो बाजार की जो कीमत जो प्रभावित करती है, इन्हीं कारण होता है। सबसे मेन मतलब ये कारण मानते हैं। बाजार विकृत है, इसको एकीकरण करना होगा। जैसे ई नैम के माध्यम से जो सरकार ने लाया था कि सारे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहेगा उस पे कहाँ कहाँ किस चीज की जरूरत है, कितने माल की जरूरत है, आप सीधे डायरेक्ट संपर्क करके किसी से बेच सकते हैं। तो ये अगर सुधार हो जाए तो हमारी कृषि व्यवस्था दुगुनी हो जाएगी। जी, देखो अपन अभी तक अपन जो बात कर रहे थे वो खाने की उपलब्धता, फूड अफोर्डेबिलिटी नहीं, सॉरी, फूड एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे थे।
पर भाई जो न्यूट्रिशन है उसकी बात भी करनी जरूरी है। तो भारत में जो माल न्यूट्रिशन है, में जो न्यूट्रिशन है वो बहुत कम है खानों में, या फिर लोग उसके प्रति सचेत नहीं है। जैसे लोग, देखो दो दो बातें हैं। एक तो जैसे लोग जलेबी कचौड़ी फास्ट फूड इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं खाने में। हमारे भारत के लोग न्यूट्रिशन फूड खाने में बहुत कम ध्यान देते हैं। और दूसरा कि जो गरीब लोग हैं उन तक न्यूट्रिशन फूड पहुंच नहीं पाता। तो दोनों स्थितियों को सुधारने के लिए क्या काम करना चाहिए भाई? जी। तो कृषि क्षेत्र में मैंने बताया ना कि भारत जो एमएसपी देकर केवल गेहूं और चावल जैसे सामान पे ज्यादा एमएसपी देकर उसको सीधे प्रभाव डाल रहा है। हमको सबसे पहले दाल वैसे चीजों पे, जैसे दाल हो गया, मक्का हो गया, इन सब चीजों को बढ़ावा देकर इन पे भी एमएसपी देना चाहिए, किसानों को जागृत करना चाहिए, इससे मुनाफा आपको हो सकता है। तो दाल में न्यूट्रिशन ठीक है, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, इस सबसे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसमें अगर दाल ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्णतः माना जाएगा प्रोटीन के सोर्स हो जाती है। तो इसको जी हमको भाई, पहले सबसे पहले, हाँ, इसको बढ़ावा पर देना मैं क्या चाहिए। बोल रहा हूँ भाई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते, और दूसरे टाइप के ऐसे लोग हैं जिनको खाना ही नहीं चाहते। वो फास्ट फूड जलेबी कचौड़ी मिठाइयों पे ज्यादा निर्भर रहते हैं। और जो आजकल कोक बर्गर पिज्जा ऐसे भी कोई लोग हैं जो इसको अपना खाना बना लेते हैं। तो दोनों ही प्रकार के लोग, जो अफोर्ड नहीं कर पाते जो और ये सब खाते हैं, दोनों ही माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं। तो दोनों कंडीशन को सुधारने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? जी, ठीक है। तो इसके सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, जो लोग इसके प्रति आकर्षण हो रहे हैं, तो सबसे पहले जागरूकता के माध्यम से ही हो सकती है। हमको न्यूज चैनल और विभिन्न तरह के जो सोशल मीडिया उनके द्वारा बात फैलाना चाहिए कि ना केवल ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि आपको पूर्णतः ये एक महंगा भी है, ऐसा नहीं कि सस्ते में मिलते हैं। एक तो आपको जो स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डाल रहा है, तो क्यों ना हम ऐसे उत्पाद पे ध्यान दें जो अपने स्वास्थ्य को सुधार सके। तो इसके लिए, और दूसरी बात ये बता सकते हैं कि अगर आप इस चीज के प्रति आकर्षण होते हैं तो किसानों को भी लाभ होगा इस देश से, इस चीज से। तो आप इसके प्रति आकर्षण ज्यादा ना हो, ये विदेशी पूंजीवादी चीज है। अगर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये आखिर फेमस हुई कैसे है। ये विभिन्न सोशल मीडिया के द्वारा ही कोको कोला का प्रचार या फिर बर्गर का प्रचार प्रचार के माध्यम से ये फेमस हुई है। तो क्यों ना हम प्रचार के माध्यम से ही ये दिखाए कि नहीं, ये हानिकारक है, इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके हम्म। द्वारा करना चाहिए। अब और एक दूसरी बात विकल्प की, दें हाँ, अच्छे फूड का। हाँ, हाँ, विकल्प है। और दूसरी हाँ, बात की, जो प्रचार के किसान माध्यम है, से। हाँ, जो किसान है, तो आपने बताया कि बहुत ऐसे जो लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो अफोर्ड करेंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसी प्रणाली विकसित हो गई है कि वो इसलिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अगर एक किसान है, जैसे एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा है कि भारत में प्रति वर्ष 55 या 60 लाख लोग कृषि छोड़ रहे हैं। तो सबसे मूलभूत चीज, कृषि क्यों छोड़ रहे हैं, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। अगर जी कृषि भाई। जो उत्पादित कर रहे हैं, जो सामान जो उत्पादित कर रहे हैं, अगर उनका सही से मूल्य प्राप्त हो उनका, तो उनके पास आय की कमी नहीं होगी। जैसे पशुपालन ऐसा चीज हो गया कि उसमें कभी भी प्रोटीन युक्त चीज की कमी हो ही नहीं सकती है। लेकिन हम उसके माध्यम से कृषि और पशुपालन जो है उसके माध्यम से जो चीज उत्पादित कर रहे हैं, अगर मुझे सही सही समय पर सही दाम ना मिलता है तो वाकई में हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको बाजार व्यवस्था सही करनी पड़ेगी। जो गन्ना उत्पादन कर रहा है उसको सही समय पर पैसा अगर मिल जाए तो जरूर अपने लिए न्यूट्रिशन का ये कर लेगा, जागरूकता बढ़ा देगा। तो सबसे पहले जो सामान जो उत्पादित कर रहा है उसको हमको उचित मूल्य पर ध्यान देना चाहिए, कि हम किस प्रकार के बाजार की व्यवस्था करें कि सही मूल्य प्राप्त कर सके। जी भाई, ये बात आपने एकदम सही बोली कि जो किसान है उनको उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता। तो वो खेत बेचने का विकल्प अपनाते हैं कई बार, और उसका फायदा उठाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाती हैं और रियल एस्टेट का कारोबार खड़ा करते हैं। तो जी, ये ट्रेंड आप आज का अपन देख रहे हैं कि खेती कम हो रही है और रियल एस्टेट ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो खेती को पुनः जागृत करने के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए भाई? जी, कोई बताए, कृष्णा भाई, शिवांशी भाई, शिवांशी जी, तेजस। जी आप बताइए भाई। चलिए, तो कृषि की इसके लिए मैंने तो सबसे पहले यही बता दिया था कि सबसे पहले भूमि सुधार भारत में आवश्यकता नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
जब तक भूमि सुधार बढ़िया से नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों के हाथों में तक ही सीमित है भूमि। हमको इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए कि दस्तकारी मैं बोल रहा हूँ, जो लोग क्या बोलते हैं उसको, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनके पास सही मात्रा में भूमि आए, सबके पास एक विकल्प हो, इस प्रकार से भूमि सुधार होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि हम एमएसपी जो दे रहे हैं, सब्सिडी जो दे रहे हैं, उसका उसका समानता का अधिकार पर होना चाहिए, ना केवल एक चीज पर। अगर एक चीज पर हम केंद्रित कर देते हैं, केवल चावल गेहूं, तो ये बिल्कुल समस्या हो रही है, क्योंकि बाकी जो सामान है उसकी ना तो उत्पादित हो रही है, ना ही मिल पा रही है उसकी मूल्य। तो हमको दालों पर, मक्का वगैरह पर, जितने भी चीजें सबको बढ़िया समायोजित करना पड़ेगा। तीसरी बात कि हमको बाजार बेहतर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ना होगा, कि डायरेक्ट एक दूसरे का संपर्क दूसरे क्षेत्र के लोगों से हो जाए, हमारा सामान एकदम फिक्स हो जाए। और सरकार को बीमा के माध्यम से भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी फसल बर्बाद नहीं होगी, उनका आय का स्रोत एक फिक्स हो जाए। ठीक है। और दूसरी बात की जो कृषि में है उनको उनको और नॉलेज देना पड़ेगा कि विभिन्न माध्यम से हम कैसे इसको उत्पादित बेहतर बना सकते हैं, और पशुपालन की तरफ भी अगर लोगों को घसीटा जा सकता है कि नहीं, आप इधर इस क्षेत्र में जाइएगा, इस क्षेत्र के उत्पाद की आवश्यकता मूल्य ज्यादा है, आप बेहतर विकल्प चुन लीजिएगा। और उसके बाद से हम जो किसान है उनको जो रखने की चीज है, जो जो सामान उत्पादित कर रहे हैं उनको स्टोरेज की क्षमता बेहतर देना पड़ेगा। अगर कोई सामान जरूरत से ज्यादा उत्पादित हो गया है तो उसका स्वाभाविक है कि मूल्य नीचे गिरेगा। तो अगर हम उनको विकल्प दे देते हैं कि आप स्टोरेज करके 1 साल बाद बेच सकते हैं, 6 मंथ बाद बेच सकते हैं, तो ये उनके लिए बेहतर हो जाएगी। अगर ये चीज नहीं देते तो उनकी वस्तु खराब हो जाती है। तो ये 4-5 चीजें मतलब जी लेकर हम। ईशु भाई, देखो मेरे को जहाँ तक लगता है कि जो कृषि में रुचि है वो लोगों की इसलिए कम हो रही है क्योंकि जो भूमि उपलब्धता है वो घट रही है। जो लोगों के पास भूमि नहीं है कृषि करने के लिए, तो इसमें क्या विकल्प अपनाना चाहिए कि लोगों के पास भूमि रहे। देखो एक विकल्प तो ये भी हो सकता है, जैसे जो टेरेस फार्मिंग है वो भी हो सकती है, पर आजकल देखो टेरेस भी नहीं बचे हैं लगभग, क्योंकि आजकल फ्लैट्स में रहने लगे लोग, तो जी टेरेस की भी एक्सेस हर किसी के पास नहीं रहता। तो धीरे धीरे कम जमीन धीरे धीरे कम हो रही है, उस कारण से लोग कृषि की तरफ नहीं जा पा रहे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें अपन, कैसे कर सकते हैं? भूमि का, भारत में भूमि जो है किसानों के पास है, किसान के पास भूमि भी है तो छोटे छोटे हिस्सा में बटा हुआ है। मतलब हमारे पास कम भूमि है, सामने वाले किसान के पास कम भूमि है। हम्म। तो अगर कम भूमि पे आप किसी ज्यादा करना चाहते हो तो फसल चक्रण का आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि अगर 3 सीजन में, अगर मतलब 1 साल में 3 सीजन फसल अगर बो सकते हो तो आप कृषि बढ़ा सकते हो। देखिए, ये जो मैंने बताया ना कि ये जो भूमि निकलते जा रही है, सबसे बड़ी एक तो छोटे खेत की समस्या है। ठीक है ना। छोटे खेत है, एक तो छोटे जो खेत है उसको उत्पादन बढ़िया नहीं हो पा रहा है, तो मूल्य बढ़िया नहीं मिल पा रहा है। मूल्य नहीं मिल पा रहा है तो वो या तो भूमि बेचेगा और शहर की ओर पलायन कर जाएगा। तो हमको छोटे खेतों की समस्या का समाधान करना पड़ेगा, चाहे वो चकबंदी के माध्यम से हो, चाहे वो सरकारी कृषि के माध्यम से हो, चाहे लीजिंग के माध्यम से, कोई भी हो। और दूसरी बात की जो काश्तकार है ना, सबसे मेन चीज है काश्तकारी में सुधार करने का, कि जो काश्तकार जो जमीन में लगे हुए हैं तो उनमें उनको स्थायित्व तो कैसे किया जाए, जो उनके मालिक है उनके साथ उनका संबंध कैसे बनाया जाए, ये सारे चीज देखो हो जाए। और दूसरी बात की जो हदबंदी हुआ था हम लोग के देश में, हदबंदी, तो उसको बेहतर ढंग से लागू करना चाहिए, कि जिस कारण से निर्धनों के पास कृषि भूमि मतलब बेहतर हो। अगर अगर जमीन से बेहतर ढंग से अगर मूल्य प्राप्त करने लगे कोई भी, तो वो चीज नहीं बेचेंगे, वो जमीन नहीं बेचेंगे। और दूसरी बात की एक, अब आपने बताया ना कि रियल एस्टेट की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, तो इसका सबसे मेन कारण है कि जो गरीब शहर पलायन हो रहे हैं उनको वहाँ भूमि की वहाँ घर रहने की आवश्यकता है। जी भाई। आज जैसे कि हम दिल्ली दिल्ली वगैरह में देखते हैं, तो मैं बताता हूँ 8,000 9,000 से कम की कोई फ्लैट नहीं मिलती है, रो नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। तो इसकी जो महंगाई जो बढ़ रही है, इसमें लोगों को लाभ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक तो किसान को लाभ नहीं मिल रहा है तो जमीन बेच रहे हैं, और शहर में जो ज्यादा लाभ मिल रहा है तो रियल एस्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही हम्म। सब कुछ रोकना पड़ेगा। अगर हम बिहार और यूपी जैसे क्षेत्रों में अगर आय का सोर्स बेहतर बना दे तो ज्यादा पलायन नहीं होंगे। उनको भूमि की जी आवश्यकता भाई। पड़ेगी तो भूमि बेचेंगे नहीं, और धीरे धीरे हम्म। रियल एस्टेट में मतलब ये कम हो जाएगा। मतलब आपने ये बताया कि गांव में ही कृषि को ही प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा,
ताकि लोग जी शहरों की तरफ पलायन ना करें और जो भूमि है वो जी मतलब फ्लैट वाला कंसेप्ट बंद हो जाए या खत्म धीरे धीरे कम हो जाए, सब एक है ना भाई? नियमित मात्रा में रहे। हाँ, नियमित हम्म। नियंत्रण में रहे, ना कि एक एक्सेस। जैसे कि बहुत ज्यादा, जैसे कि हम दिल्ली में रहे तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे इतना एक्सेस है कि आप कैसा भी फ्लैट बना दो 8,000 9,000 में उठेगा ही, चाहे वो टूटा हो, भूकंप से गिरने वाला हो, लोग उठेगा ही, क्योंकि यहाँ पे मांग बहुत ज्यादा है। तो इसका भी एक नियंत्रण रहना चाहिए कि एक नियमित मात्रा में नियंत्रण हो सके। तो इसका सबसे मेन कारण है कि जो पलायन होके आ रहे हैं उनको कम मात्रा करना। अगर वो कम हो जाए तो एक नियम अच्छे खासे आ जाए। ये तो बाहर में क्या हो रहा है, एक तो आय का सोर्स भी कम है, 12,000 15,000 पर लोग काम कर रहा है, लेकिन 5,000 6,000 का फ्लैट में है तो 3,000 खाने में सारा खत्म हो जा रही है। इसको नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी जी जाकर भाई। समानता धीरे धीरे समानता बैठेगी। हम्म। तो भाई अपन ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि भारत सरकार द्वारा क्या स्टेप्स उठाए गए हैं या क्या योजनाएं लाई गई है इस फूड सिक्योरिटी को खत्म या कम करने के लिए, मतलब ये जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको कम करने के लिए। जी, सबसे कोई है, कोई बोल रहा है क्या? जी किसी को पता हो? पीडीएस। क्या है भाई ये? पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि अच्छा। पीडीएस के माध्यम हाँ से हाँ। हाँ लोगों तक राशन पहुंचाना, इसके ये हम्म। कदम उठाया गया था। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जो यूनाइटेड यूएनओ के द्वारा दो जो ये आया था, क्या बोलते हैं उसको, कि एसडीजी जो 17 आया था, तो उसमें 2030 तक जीरो भुखमरी के लक्ष्य रखा गया था। ठीक है ना? तो भारत ने भी उस समय 2017 में ही ये एक लक्ष्य उठाया था कि हम 2020 तक कुछ कुछ जिलों में, जैसे गोरखपुर भी शामिल था, केरल के कुछ एक दो राज्य, उड़ीसा के एक राज्य शामिल था, कि हम 3 जगह पर आजमा के देखते हैं कि ये भुखमरी को हम खत्म कर पाते हैं कि नहीं। तो 2020 तक लक्ष्य रखा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। तो फिर भारत द्वारा मतलब देखेंगे कि हम सब उसके पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लाया गया था भारत के द्वारा। इसके माध्यम से हम हेलो, जी भाई, जी भाई। जी जी हाँ, तो भारत द्वारा मैं बता हम्म। रहा था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था। इसमें 2013। भारत में लगभग 13 में था। तो इसके हम्म। द्वारा क्या किया गया था कि लगभग ग्रामीण क्षेत्रों की 75% जनसंख्या को और शहरी क्षेत्रों की 50% जनसंख्या को लक्ष्य बनाया गया था इसमें, कि हम इतने लोगों को हम हम्म। फूड सिक्योरिटी देंगे, आज देंगे। और इसमें जो लाभार्थी जो परिवार होंगे उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक प्राथमिक परिवार को बांटा गया था, एक अंत्योदय परिवार को में बांटा गया था। जी भाई। प्राथमिक परिवारों को किया गया था कि प्रति माह हम 5 केजी राशन देंगे, और अंत्योदय परिवारों को कहा गया था कि 35 केजी प्रति माह अनाज देने का इसमें प्रावधान हम्म। था। इसमें चावल, इसमें बहुत कम कीमतों पर लागू किया गया था कि चावल 3 रुपए केजी और गेहूँ 2 रुपए केजी शायद, अब मोटा अनाज था 1 रुपए पर केजी। ठीक है, हम्म। इसमें बहुत सारी चीज शामिल की गई, जैसे कि किसी व्यक्ति को समय पर अनाज नहीं मिल पाता है तो उसको खाद्य सुरक्षा को भत्ता दिया जाएगा। ठीक है ना? और कोई कर्मचारी है, खाद्य सुरक्षा के मामले में कोई भी लापरवाही करता है तो उसके वेतन में कटौती की जाएगी। विभिन्न सारे इसमें ये किए गए थे। और उसके बाद से जो हम लोग को पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम लाया गया था कि पब्लिक हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से हम अब गरीब परिवारों तक हम राशन पहुंचाएंगे। तो भारत ने विभिन्न कदम उठाया, लेकिन विभिन्न कारणों से उसमें विफल हो गया, हम देखते हैं पीडीएस में। तो इतना ही हम मतलब मुझे जहाँ तक मालूम है, बाकी मैं बताऊंगा क्यों विफल हो गया, हम्म। इस पर चर्चा हो जाए, कोई और जैसे बता जो दीजिए। पोषण अभियान था, जी जैसे फूड फोर्टिफिकेशन था, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फोकस किया जाता था, खासकर जी माँओं पर, महिलाओं पर और बच्चों के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या बोलते हैं इसको? जी जी, जैसे हाँ, हाँ हाँ, जैसे कि माइक्रो मोटे तौर न्यूट्रिएंट्स पे। की जरूरत है जी उसको उपलब्ध कराने में। जी भाई। जी जी ऋषि भाई कुछ बोले थे आप? जी जी, मैं यही बता रहा था कि इस पे अभियान कुछ चलाए गए थे, लेकिन मुझे कुछ अभियान मालूम नहीं है, लेकिन पर देखो भाई, एक सबसे बड़ी बात, जैसे आप शुरुआत से बोल रहे थे कि मोटे अनाज के बारे में उसकी जागरूकता फैलानी चाहिए, तो अभी जो 2023 है उसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी घोषित किया था ताकि विश्व भर जी में
मोटे अनाज को लेकर जागरूकता फैले। तो ये भारत सरकार ने ये इनिशिएटिव रखा था, तो ये भी अच्छी बात है। जी। मिलेट्स के फायदे क्या-क्या होते हैं? एक बार आप ये समझा दीजिए थोड़ा बहुत। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो मिलेट्स है वो स्वास्थ्य के बिल्कुल अनुकूल है। ये हमारी संस्कृति में शुरू से रही है मोटे अनाज के लिए। और दूसरी बात कि जो गरीब गरीब परिवार से आते हैं, जो समाज से बिल्कुल हटे हुए हैं, वो उनके लिए बेहतर विकल्प वही है। मोटे अनाज के कारण ही वो मतलब आज तक सही से हो पाया है। उनके लिए गेहूँ और चावल बेहतर विकल्प नहीं है, ये मोटे अनाज ही है। और दूसरी बात कि मोटे अनाज का बाज़ार भारत में शुरू से ही रही है, तो भारत एक पूरा विश्व में मोटे अनाज के रूप में आकर्षण लोगों को फैला सकता है। जैसे देखिए आजकल बाजरा को देखिए, आप मक्का को देखें, इसके प्रति लोगों को बहुत रुझान। दिल्ली से शहरों में जहाँ मक्का गाँव में फ्री में बिकता है, दिल्ली से और मुंबई से शहरों में हुँ, 50 रुपए 60 रुपए के नाम मात्र के बिकते हैं। हॉल में देखिए तो सिनेमा हॉल में तो बहुत मात्रा में बिकते हैं। एक तो ये जी आय का भाई। स्रोत भी हो सकता है और न्यूट्रिशन से महत्वपूर्ण होती है, भरपूर होती है। इसमें न्यूट्रिशन अच्छे खासी मात्रा में होते हैं। तो हुँ, दोनों बाजार के लिए हो सकता है, आय के लिए बढ़िया है। तो ये भी बढ़िया है। और कहीं पे भी उगाया जा सकता है, कम पानी लेता है, कम समय लेता है, हाँ। ज़्यादा उत्पादकता हाँ। लेता है करता है मतलब, और हुँ। न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। जी। जी भाई। तो अब लास्ट में अपन चर्चा कर लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं? आगे जैसे अपने डिस्कशन के बीच में भी कई बार वे फॉरवर्ड बताए हैं, पर लास्ट में जी। फिर भी एक साथ बता देते हैं कि क्या-क्या वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं। कौन मैं बताऊँ? आप बता दीजिए, कृष्णा जी बता देंगे या मैं बता दूँगा? ठीक है, जी, कृष्णा जी। कृष्णा जी कुछ बोलेंगे? अरे इसको क्या कहते हैं इसको, नैनो यूरिया का नाम सुने आप लोग? क्या? जी भाई, हाँ। एक ठो वाला आता है जो कि पानी में घोल के डाला जाता है उसको खेत में। हुँ, तो उसका यूरिया का जो बंडल होता है, पूरा बोरा होता है, तो 10 बोरा यूरिया का, उसका जो नैनो यूरिया का एक डिब्बा रहता है ना, हुँ। उतना में काम हो जाता है। और वो खेत के लिए हानिकारक भी नहीं होता है लॉन्ग टर्म में, और इसका उपयोग बढ़ाया जाए तो खेती बढ़ाया जा सकता है। इस पे जी। जागरूकता किसान। हाँ, हुँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें हैं, तो मैं एक बार 2-4 5 पॉइंट में रख देता हूँ कि कैसे-कैसे कृषि बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोगों को भूमि सुधार के माध्यम से बढ़ना पड़ेगा कि सारे निर्धनों के पास कृषि बढ़िया मात्रा में पहुँचे, भूमि बढ़िया मात्रा में पहुँचे, छोटे जो खेत हैं उनकी आकार बढ़िया से बराबर हो सके कि उत्पादकता बढ़ाया जाए। दूसरी बात कि मानसून पर निर्भरता हमको कम करना पड़ेगा हमारे देश को, तो इसके लिए नहरों का और सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि जो किसान उत्पाद कर रहे हैं, उनकी आय को सोर्स को बेहतर बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको हुँ। उनकी बाज़ार की व्यवस्था सही करनी पड़ेगी कि कैसे उनको मालूम चल सके कि किस चीज़ की माँग है इस वक़्त मार्केट में, ठीक उनको है? शिक्षित उसके करना बाद पड़ेगा, किसानों शिक्षित को करना शिक्षित पड़ेगा। करना हाँ। पड़ेगा। और उसके हाँ, उनके बाद से उनकी जो सामान उत्पादित हो रही है, उनकी बेहतर रख-रखाव के लिए सिलोस वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। गाँव में मिनी मार्केट जैसे हम कंसेप्ट भी ला सकते हैं, यहीं के बजाय का यहीं हो सकता है। हुँ, और कानून के माध्यम से हमको ये लाना होगा कि एक सहकारी कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा, कि सहकारी कृषि से बेहतर फ़ायदा हो सकते हैं, कि कुछ गाँव के लोग के समूह मिलकर एक साथ कृषि करें तो उत्पादकता भी होगी और कहीं भी लोन लेना हो या फिर बेचना हो उसको, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा कंपनी से हस्ताक्षर करना, क्योंकि कंपनी जी भाई। एक लोगों को पढ़ा सकती है, सबको नहीं पढ़ा सकती है। इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र वगैरह को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तो कौन खेत सम्मत है, कौन सही सम्मत नहीं है, जिससे बेहतर उत्पादन हो सके। तो ये तो उत्पादन बेहतर होने के लिए तरीके हैं। उसके बाद से जो खाद्य सुरक्षा है, तो उसको पहली बात तो हमने उत्पादन बढ़ा लिया, किसानों को आय बढ़ा दिया, तो इससे तो कुछ मात्रा में खाद्य सुरक्षा सही हो पाएगी। लेकिन हमको उसकी पहुँच के लिए कि कैसे ये पहुँचे बेहतर ढंग से, तो उसको जो बाज़ार सिस्टम है, हमारे यहाँ मार्केट जो सिस्टम है, उसको बेहतर ढंग से उसमें भ्रष्टाचार को कम करना पड़ेगा कि लोगों के पास सही कीमत पर और गुणवत्ता वाली चीज़ें लोगों के पास पहुँचे, तभी जाकर ये होगा। अगर किसी अड़तिया वगैरह के माध्यम से, चाहे बिचौलिए के माध्यम से किसी सामान को इकट्ठा करके स्टॉक कर लिया जाता है, तो इससे बाज़ार में महँगाई बढ़ेगी। तो महँगाई बढ़ेगी तो जो लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए तो खाद्य सुरक्षा हमने नहीं हासिल करा पाए ना हम, तो ये चीज़ बेहतर करनी पड़ेगी। उसके बाद से पीडीएस के माध्यम से जो हम लोगों के पास पहुँचाते हैं खाद्यान्न, उसको हम खाद्यान्न पहुँचाएँ बेहतर तरीके से, उसको भी उसमें भी बाधा बहुत आ जाती है। उसके लिए हम राजस्थान मॉडल को देख सकते हैं,
और असम के मॉडल को देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने, और दिल्ली में दूर स्टोक जो माध्यम है शायद डायरेक्ट दूर के माध्यम से पहुंचा देना, इसको बेहतर बनाना पड़ेगा। हम्म दूसरी बात की हमको जो एक तो कृषि उत्पादन कर लिए, उसके बाद से हम लोगों के पास बेहतर विकल्प है कि हम प्रोटीन युक्त जो खासकर भारतीय खाने में कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट वसा मात्रा मिल जाती है लेकिन प्रोटीन की हम्म कमी होती है, तो उससे जो युक्त जो फसल है उस पर बढ़ावा देकर उसकी पहुंच बेहतर ढंग से सारे लोगों के पास हो सके, तो ये हम उसके बढ़ावा प्रति दे सकते जागरूकता हैं। फैला सकते हैं। हाँ, और उसके बाद से जो हमारे पास जो एक्ट है, जो एनएफएस एक्ट है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसको में क्या हम्म कमी है, तो इसको हम बेहतर बनाएंगे कि इस चीज की क्या कमी है, तो उसको बेहतर बनाकर हम ये कर सकते हैं। जैसे आपने एक और पॉइंट बताया था पहले कि स्टोरेज फैसिलिटी अपन और प्रभावित बना सकते हैं, ताकि जी प्राइस प्राइस फ्लक्चुएट ना हो, कभी ऊपर कभी जी नीचे ऐसा ना हो, निरंतर बने, जिससे किसानों को भी लाभ होएगा और कंज्यूमर को भी लाभ होएगा। जी, और गुणवत्तावत चीज पहुंचेगी हमारे पास, सड़े वाले चीज नहीं पहुंचेंगे, बेहतर हम्म एकदम प्रोसेसिंग बेहतर चीज पहुंचेंगी, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। और एक डाउट है भाई मेरा, अगर आप खेती से जुड़े हो तो ये बताओ भाई मेरे को जी कि जो जी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में समझते हो भाई? भाई समझते तो है, लेकिन मैं कृषि से जुड़ा नहीं हूँ, इसलिए मैं इसलिए थोड़ा ये ध्यान नहीं अच्छा, है, बस पढ़े लिखे। तो हाँ। मैं यही जानना चाह रहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादकता कम रहती है क्या? कौन? अच्छा अच्छा, जो जैविक जो फर्टिलाइजर है वही ना? जी भाई, जैविक जैविक कृषि होती है उससे। हाँ, उत्पादकता सही में कम है, इससे कम है, क्योंकि हम जो खेत में जो ह्यूमस होती है उसको हम ये जो रासायनिक उर्वरक के माध्यम से निचोड़ लिए हैं। अब रासायनिक जो जो उत्पादन करती है वो ज्यादा करती है, जैविक से हम उसको धीरे धीरे बनाएंगे लेकिन गुणवत्ता वाली चीज पैदा होगी, लेकिन इसकी पैदावार ज्यादा नहीं बढ़ेगी, गुणवत्ता जो हम्म पैदा होगी लेकिन कम होगी पैदा, जिसे श्रीलंका ने सीधे अपना लिया था। ठीक है ना? श्रीलंका ने सीधे इसको सीधे रासायनिक कृषि सीधे बंद करके सारे जैविक कृषि किया, जिससे जी उनकी भाई। उत्पादकता घट गई है, देश की अर्थव्यवस्था भी उनका फ्लक्चुएट कर गया। हम्म और जैसे अपन देखते हैं भाई कि भारत में एक बात कही जाती है कि खाना ज्यादा बना लो, भूखे नहीं रहने चाहिए, बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए कि खाना कम बनाओ, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो हमारे भारत में ये देखा जा रहा है कि खाने को वेस्ट करने की प्रवृत्ति भी अधिक है लोगों में, उसको भी नियंत्रित करना जी पड़ेगा। जी जी, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। खाद्य सुरक्षा में केवल ये नहीं है कि हम केवल लोगों के पास पहुंचा दें, बल्कि ये होना चाहिए ना कि जो चीज जो आ रही है उसका उपभोग होना चाहिए। जैसे किसी गांव के पास, लोगों के पास जो भोजन आ रही है पीडीएफ के माध्यम से आ रही है, चाहे किसी माध्यम से आ रही है, तो वो तो उसका उपभोग हो रहा है, लेकिन जो धनी मात्रा में जो लोग हैं उनके पास खाद्य सुरक्षा उनको भी प्राप्त है, उनको भी जो सामान दे रहे हैं वो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ही आ रहा है, लेकिन उनके द्वारा कम उपभोग करके ज्यादा चीज इसको बर्बाद किया जाना रेस्टोरेंट वगैरह में, ये खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती है कि कुछ लोगों के पास कम मात्रा में पहुंच रही है और कुछ लोगों हम्म के पास आवश्यकता से अधिक पहुंच रही है, उसको नियंत्रित करना चाहिए। जी भाई। तो अगर किसी का कोई भी डाउट हो, शिवांशी जी, कृष्णा भाई, या आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो बताइए भाई। मोटापा कुपोषण का कुछ बोलना चाह। जी भाई, मोटापा वही है ना कि लोग अवेयर नहीं है, मिठाइयों पे, कचौड़ियों पे, फास्ट फूड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो न्यूट्रिशियस फूड नहीं है उस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उस कारण से मोटापा पड़ता है भाई। हाँ, इसका भी जैविक मतलब अगर जी भाई, बोलिए। कृष्णा भाई, कैसे कहता है इसको, मतलब जो क्या बता। बाहर का खाना भी हम्म, नहीं खा रहे हैं फिर भी मोटा होता जाता है, मतलब मोटापा बढ़ते जाता है। किस चीज का? बाहर का जो खाना नहीं भाई खाता देखिए, है, मतलब कुछ कुछ वर्क नहीं कर रहा है, उसमें देखिए मोटापा बढ़ते जाता है उससे। देखिए बायोलॉजिकल कोई कारण हो सकता है, बाहर के खाना खाने, घर में जो खाना खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट और वसा फैट युक्त चीज केवल ग्रहण करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा ही, क्योंकि शरीर के लिए आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि 100% अगर ऊर्जा की जरूरत होती है तो 60% आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, 50 से 60%,
और 10-15% प्रोटीन से 10-15% फैट से। लेकिन अब फैट की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मोटापा अवश्य तो बढ़ेगा ही। एक खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आ ही गया ना कि हम केवल चावल और गेहूं खाकर जो बना रहे हैं केवल उससे नहीं होगा, बल्कि पोषण युक्त ऐसा रहना चाहिए जो आदमी स्वस्थ रह चुके। तो प्रोटीन युक्त चीज को बढ़ावा देना ये खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ये भी आता है, ना कि केवल हम चावल और गेहूं उपलब्ध हो गई हमारे पास तो वो खाना पहुंच गया, ऐसा नहीं है, बल्कि पोषण युक्त चीज पहुंचनी चाहिए।